Hello guys, welcome to Pitch Star Classroom. About digestion, the first thing that comes into our mind is about nutrition. तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। एलसीएम की वो संख्या जिसमें वो सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर उन दोनों संख्याओं का भाग ज्यादा हो, जैसे a और b कोई दो संख्याएं दे दी थी अपनी। This gives to rise to low melting point and boiling point of this compound. Boiling point क्या होता है? Low melting point. आपके साथ में तो करें स्टार्ट। चलो 10:45 की दिल्ली। देखो 7/25 7/25 7/25। तो ये तो गजब हो गया, ये तो मजा आ गया। क्या बात करने की बात में तो ऐसे कितना प्यारा है जिंदगी में नौकरी करना भी मजा आता है करके भी अच्छा है। ये क्या मुझे तो है बहुत चांद का है तो तोड़ लाऊंगा मैं। तो करें स्टार्ट। So good evening to all. This is Priyanshi and today I will be concerning with the chapter tissue. ठीक है, तो हम चैप्टर पढ़ने वाले टिश्यू। तो अभी तक में हमने क्या पढ़ लिया टिश्यू के चैप्टर में, एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक में हमने पढ़ा कि टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू प्लांट टिश्यू हो सकते हैं और एनिमल टिश्यू हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू में हमने उनके डिफरेंट टाइप्स पढ़े एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू में भी हमने उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़े। एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े। ठीक है, और फिर हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू की रीडिंग करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल कॉल्ड मसल फाइबर। ठीक है, अब देखो टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर क्या होंगे? सेल होंगे। तो ये जो सेल होते हैं वो कैसे? इलोंगेटेड, लंबे सेल होते हैं। ठीक है, और एक एक सेल को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे हम चल पा रहे हैं, ठीक है, दौड़ पा रहे हैं, हाथ ऊपर किया हमने, नीचे किया, ठीक है, जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो ये जो मसल होती है, ठीक है, मसल इज़ द बंच ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब इस मसल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हमको मिलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, इसके साथ साथ रिलैक्स भी करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं वो मसल की हेल्प से हो रहे हैं। ठीक है, और मसल क्या करती है? इसके लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल किसकी मदद से होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की मदद से होता है। ठीक है, वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल। ठीक है, अब देखो ये तो हमने जान लिया कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल प्रोवाइड अस द मूवमेंट। ठीक है, अब कुछ ऐसे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से मूव कर सकती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी मसल होती है जो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से मूव नहीं कर सकती, वो इनवॉलेंटरी हैं। ठीक है, यानी उनको हम अपने खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे मसल जो लिम्स में यानी हाथ पैर में जो है, हमारे मसल जो प्रेजेंट हैं
वो क्या हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। जब चाहो अपने पैर को मोड़ो, खोलो, ठीक है, हाथ को ऊपर करो, नीचे करो। तो अपने बॉडी में जो लिम्स की मसल है उनको हम अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो ऐसी मसल्स जिनको हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सकते हैं, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी मसल। ठीक है, तो हमारे अच्छा वॉलेंटरी मसल क्या है, ऐसी मसल जिनको हम अपने से कंट्रोल कर सकते हैं जिनका मूवमेंट। और इसका एग्जांपल क्या लिख लोगे, लिम्स की मसल, ठीक है, हाथ पैर की मसल। ठीक है, इसके बाद दीज मसल आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। ठीक है, अब हमारी बॉडी में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे नीचे में क्या होता है, ये हमको पता है, ये बोन है। ठीक है, कुछ बोन टाइप का स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली बोन तो नहीं है पर बोन जैसे समझ लो। ठीक है, इसके ऊपर में क्या होता है, ये मसल्स है। ठीक है, तो ये जो मसल्स है वो किससे कनेक्टेड है, बोन से, यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि स्केलेटन सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मसल जो है, ऐसी मसल जो कि बोन से कनेक्टेड है, ठीक है, स्केलेटन से कनेक्टेड है, उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल। तो ऐसी मसल जो हमारे विल से काम करती है, यानी जो हमारे मर्जी से काम करती है, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हमने बोला वॉलेंटरी मसल। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल समझ में आया। इसके बाद हाँ, दीज मसल आर कॉल्ड स्केलेटल मसल एज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स। क्योंकि ये बोन से अटैच्ड है इसलिए हमने इसको स्केलेटल मसल बोल दिया। एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में मदद करती है। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, इस स्केलेटल मसल में क्या होते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उनमें क्या हमको डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम के लिए देख लो कि ये मसल होगी, ठीक है, कुछ मसल का फाइबर है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे डार्क होगा, फिर बीच में लाइट, फिर डार्क, फिर बीच में लाइट, डार्क, लाइट। ठीक है, तो ये हमको क्या दिख रहे हैं, लाइट और डार्क के बैंड दिख रहे हैं। ठीक है, कौन सी मसल में, स्केलेटल मसल में। स्केलेटल अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड और स्ट्राइएशन, इनको हम क्या बोलते हैं, जो लाइट अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड है इनको हम स्ट्राइएशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल में क्या हमको दिख रहा है, स्ट्राइएशन दिख रहे हैं। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम स्ट्राइएटेड मसल बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन द स्ट्राइएटेड appropriately as a result they are also called striated muscle। ठीक है, स्केलेटल मसल क्या है, स्ट्रेटेड मसल है। ठीक है, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो अगर आपको क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल क्या होती हैं, जिनमें हमको स्ट्राइएशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलेटल मसल या फिर स्ट्रेटेड मसल, तो सबसे पहला क्या लिख देंगे, सबसे पहला सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, सिलेंडर की तरह होती है शेप में। अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच का मतलब क्या है, जैसे एक ये है मसल, ठीक है, और ये दूसरी मसल है, तो इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, दो मसल के बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मली एक मसल दूसरी मसल से सेपरेट होगी। ठीक है, ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, इसीलिए उसको हम अनब्रांच बोल रहे हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, यानी कि एक मसल के अंदर हमको क्या, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रेटेड मसल, और उसका एग्जांपल क्या है, स्केलेटन मसल। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, एक सेकेंड, the movement of food in alimentary canal और contraction and relaxation of blood vessel are involuntary movements। ठीक है, अगर हम देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अपना माउथ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना एसोफेगस, ठीक है, उसके बाद स्टमक, फिर उसके बाद नीचे आप जाते हो डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद रेक्टम, एनएस। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ये पूरा जो ट्यूब, कंटिन्यूअस ट्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है, डाइजेशन किसका है, फूड का। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल, है ना, तुम्हारे जो वेसल है, ब्लड वेसल बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन सी ब्लड वेसल, आर्टरी है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, वेन्स है।
ठीक है। तो ये ब्लड वेसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ये सब कैसा इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि तुमने बोला कि फूड तुम पहले स्टमक में नहीं जाओगे, पहले तुम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री यानी कि क्या, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल, दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्शन एंड कंट्रोल बाय द इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो वी कांट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, ठीक है। हमारी मर्जी से हम वांट मतलब हम चाह रहे हैं कि वो रुक जाए या फिर स्टार्ट हो जाए, तो ये हमारी मर्जी से नहीं होता। स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रोल सच मूवमेंट, ठीक है। तो अगर हम बोले कि जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसमें किस टाइप की आपको मसल मिलती है पूरी, ठीक है। तो कौन से टाइप की मसल आपको मिलेगी, स्मूथ मसल, ठीक है। तो आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ मसल मिलती है, ब्लड वेसल में स्मूथ मसल मिलती है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक वॉलेंट्री मसल होती है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल का एग्जांपल स्केलेटल मसल देख लिया, उसके बारे में पूरी कैरेक्टरिस्टिक देख ली, ठीक है। इसके बाद हम इनवॉलेंट्री मसल पढ़ेंगे। तो इनवॉलेंट्री मसल के एग्जांपल क्या अपने पास, स्मूथ मसल, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल के एग्जांपल जो है स्मूथ मसल है। इसमें क्या होता है, इसके मूवमेंट्स, इसके कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन को हम अपने विल से रोक नहीं सकते या फिर स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, इन द यूरेटर एंड द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। कहाँ पे, अगर आपको अच्छा स्मूथ मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल, सबसे पहले क्या लिखना होगा आपको, डेफिनेशन, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल की डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल, ठीक है। ऐसी मसल इनवॉलेंट्री मसल एग्जाम्पल में लिख लोगे, स्मूथ मसल, ठीक है। इसके बाद लोकेशन यानी ये कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया एलिमेंट्री कैनाल में पूरे में मिलती है, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल में आपको मिलती है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल बोल सकते हैं। इसके बाद आइरिस ऑफ द आई, ठीक है। आइरिस जैसे कि आप आँख देखते हो, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये आँख है, थोड़ा सा ही बड़ा, और ये ऊपर में ऐसा, ठीक है, आँख। तो यहाँ पे ये जो आपको ऐसे दिखते हैं ना स्ट्रक्चर, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ट्यूब के जैसा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस, इसको हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है। तो आइरिस ऑफ द आई में हमको क्या मिलता है, स्मूथ मसल मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमको और कहाँ पे मिलती है, यूरेटर कहाँ पे मिलता है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेटर मिलता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यूरेटर है वहाँ पे स्मूथ मसल आपको मिलेंगी। उसके बाद ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स का एक रेस्पिरेटरी पार्ट है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, स्मूथ मसल मिल जाएगी। तो दीज आर द सिचुएशन वेयर वी फाउंड द स्मूथ मसल। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड इन, ठीक है, स्पिंडल शेप एंड यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द अनस्ट्राइटेड मसल, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले आपने क्या लिखा है, डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल उसके लिख दिए, इसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक नहीं, अभी आपने पहले लोकेशन लिखा, ठीक है, कहाँ पे मिलती है। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, अब लोकेशन हो गया, इसके बाद हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे देखो जितना आपकी बुक में है उतने ही याद रखना है, ठीक है। नोट्स के फॉर्म में इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, द सेल आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड, ठीक है। कैसे, ऐसे लॉन्ग लंबे लंबे से सेल्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल टिश्यू है, टिश्यू के अंदर तो सेल होंगे बहुत सारे सेल, ठीक है। तो ये जो टिश्यू है इसके जो सेल्स हैं वो ऐसे लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड एंड होता है। पॉइंटेड मतलब शार्प, ठीक है। जो इनका नीचे का देखो ज़्यादा शार्प दिख नहीं रहा, वो बना नहीं पाए, ठीक है। तो ये भी शार्प होता है और ये भी, तो जो इनके एंड्स होते हैं वो कैसे, शार्प एंड होते हैं, ठीक है। और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर अपने को क्या, एक ही न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। अपन ने स्केलेटल मसल में पढ़ा था, वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अपने को एक सेल के अंदर मिलते हैं। लेकिन अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल में क्या, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर,
जैसे कि नॉर्मली हर केस में होता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या है, एक स्पेशल केस है, कभी कभी होता है। फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल है उनको हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, ठीक है। अब आपको स्ट्रेशन का मतलब या फिर स्ट्रेटेड का मतलब पहले बता दिया है, ठीक है। तो अनस्ट्रेटेड का मतलब गेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटेड का मतलब क्या बताया था कि ये मसल है, ठीक है, उसके बीच में डार्क और लाइट बैंड अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, बैंड्स अपने को देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेशन, ठीक है। और वो मसल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल। अब ऐसी मसल जिनमें ये नहीं होंगे, ठीक है, ये बैंड्स डार्क और लाइट बैंड नहीं होंगे, उनको नॉर्मली अनस्ट्रेटेड मसल बोल देंगे, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल। ओके, आर वी डन विद द अनस्ट्रेटेड मसल और स्मूथ मसल और इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, समझ में आ गया इतना। सो मूविंग फॉरवर्ड्स, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, द मसल ऑफ द हार्ट, ठीक है। जो हार्ट में अपने को मसल मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल, ठीक है। हार्ट में मिलने वाली मसल को हम कार्डियक मसल बोलते हैं। तो मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। देखो हार्ट की जो पंपिंग है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, हार्ट में भी मसल्स हैं, ठीक है, तो उसको चारों तरफ से कवर किए हुए हैं ब्लड को, ठीक है। तो जो हार्ट की मसल हैं वो जब हमारी मतलब जब हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी कि जब हम कहाँ पे होते हैं, फीटल लाइफ में, तब से क्या होता है, स्टार्ट होता है हार्ट की मसल का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तब से स्टार्ट होता है। और कब तक रहता है, जब तक हम मतलब किसी भी पर्सन की डेथ ना हो जाए, तब तक क्या होता है इनका रिदमिक मतलब एक रिदम के साथ, ठीक है। रिदम मतलब क्या होता है कि यानी कि अगर इन्होंने बोला 0.8 सेकेंड के बाद वापस से कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, तो हर बार 0.8 सेकेंड के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, ये एक रिदम है, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल होती हैं उनमें क्या होता है, रिदम होता है, ठीक है, उनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ये मसल अपने को कहाँ मिलती है, हार्ट में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद दीज इनवॉलेंट्री मसल आर कॉल्ड कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल होती है वो कैसी, इनवॉलेंट्री होती है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने हार्ट को बोलो कि यार आज ज़्यादा ज़ोर से धड़कना है, ठीक है, तो तुम्हारा हार्ट 100 की रेट से धड़कने लग जाए ना पर मिनट, तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी मर्ज़ी से हार्ट क्या बीट नहीं करता, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, जब चाहे तब ज़ोर हो जाए, जब चाहे धीरे हो जाए, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपनी मर्ज़ी से क्या होता है, इनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है कार्डियक मसल का, ठीक है। हार्ट मसल, वन सेकेंड, हार्ट मसल सेल आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या लिखना है, कार्डियक मसल की डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है। कार्डियक मसल की डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, द मसल फाउंड इन अवर हार्ट इज कॉल्ड एज द कार्डियक मसल, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री मसल है, ठीक है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मसल लिखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो लोकेशन में इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ हार्ट ही आ जाएगा, ठीक है, इसकी लोकेशन में सिर्फ हार्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सेल सिलेंड्रिकल होती है, जैसे कि अपनी स्केलेटल सेल है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही सिलेंड्रिकल होती है। लेकिन स्केलेटल सेल आपकी अनब्रांच्ड है, ठीक है, उसमें ब्रांचिंग नहीं थी। लेकिन जो अपनी क्या है कार्डियक मसल है वो कैसी ब्रांच्ड होती है, ठीक है, ब्रांचिंग पाई जाती है। जैसे कि एक ये मसल है, ठीक है, अब इसमें एक ब्रांच होगी जो कि नई मसल होगी, ठीक, जो कि दूसरी मसल से कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल होती है उसमें अपने को ब्रांचिंग मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कैसे होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक मसल सेल के अंदर एक ही अपने को न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट, ठीक है। आर वी डन विद द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, पूरा समझ में आ गया। इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप्स, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हो। इसके बाद देखो ये छोटा सा आपने को क्या एक्टिविटी देख लेना है, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है, तो वहाँ से मैच कर सकते हो। तो एक्टिविटी में क्या है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू अपन ने पढ़े हैं। कौन कौन से मस्कुलर टिश्यू अपन ने पढ़े, सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल, ठीक है,
उसका एग्जाम्पल था स्केलेटल मसल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्मूथ मसल, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, कार्डियक मसल। ठीक है, तो तीनों के बारे में आपने को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या लिखा है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, नोट डाउन देयर शेप, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई विद इन द सेल इन द टेबल। ठीक है, आपको स्ट्रेटेड मसल के बारे में, स्मूथ मसल के बारे में और कार्डियक मसल के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ा दिया है। तो बस ये छोटी सी एक्टिविटी करने का, ये छोटी सी एक्टिविटी करने का मतलब यही है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल का शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, तीनों चीज़, स्मूथ मसल की, कार्डियक मसल की, सबकी इसमें फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव कर रहे हैं एक स्पेशल टाइप के टिश्यू में, जिसका नाम क्या है, रुक जाओ, अब हम नेक्स्ट टिश्यू पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ ली, एक बार फिर से। ठीक है, एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, उसके डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, उसके 7 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, 7 प्रकार के हमने पढ़ लिए थे कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप पढ़े। ठीक है, और उसके बाद अब हम आखिरी वाला पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू पढ़ने के लिए सबसे पहले जान लो कि अपने बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, वो कौन सी है, नर्वस टिश्यू ही है। ठीक है, तो इसकी खासियत है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सबसे डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग, मतलब खतरनाक तरीके का। ठीक है, बिल्कुल अलग होता है। तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। ऑल दिस सेल possess द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, ऐसी सेल्स जिनके पास एबिलिटी होती है, ठीक है, जिनके पास क्षमता होती है किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने को। ठीक है, अब व्हाट इज स्टिमुलाई एंड व्हाट इज रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो स्टिमुलाई क्या है, अपने इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने क्या किया कि गर्म है, ठीक है, आग, फ्लेम है, ठीक है, आग के नीचे जब तुम हाथ रखोगे तो एक स्टिमुलाई जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आया। जब हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो उसमें से स्टिमुलाई जनरेट होता है। ठीक है, अब किसी ने मैसेज दिया, मतलब किसी ने नहीं, किसने, फ्लेम ने, आग ने मैसेज दिया कि गर्म लग रहा है। ठीक है, तो अब गर्म लग रहा है तो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि किसी ने मैसेज किया तो उसका रिप्लाई देना है। ठीक है, तो जो रिप्लाई होता है हमारी बॉडी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड। ठीक है, रिस्पॉन्स बोलो, रिस्पॉन्ड बोलो। ठीक है, एक ही बात। तो ऐसी सेल जिनके पास एबिलिटी होती है अपने इन्वायरमेंट के चेंज को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में जो चेंज हुआ है, हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं, एनिमल बॉडी की, कि हमारे बॉडी में जो भी चेंज हुआ है उसको रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी जिन सेल्स के पास होती है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नर्वस, मतलब उनसे रिलेटेड सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। और जब बहुत सारे न्यूरॉन एक साथ मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोल दिया, यानी कि बोला ये है कि टिश्यू इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होंगे अपने पास, नर्व सेल होंगे। ठीक है, और इन नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। एक एक सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा टिश्यू बना है विच इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल, इसको हम क्या बोल देंगे, नर्वस टिश्यू बोल देंगे। ठीक है, आर वी क्लियर विद द नर्वस टिश्यू एंड द न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आगे देख रहे हैं, वेट, however the cell of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmit the stimulus very rapidly from one place to another place within the body। ठीक है, क्या होता है, आपको बताया कि ये बहुत अलग टाइप की सेल है। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सेल है अपनी बॉडी की। तो ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशल टाइप की होती है। ठीक है, बाकी टिश्यू में से इनको थोड़ा सा स्पेशल बना दिया जाता है। ठीक है, अब स्पेशल किस सेंस में, इस सेंस में कि वो स्पेशल हैं क्योंकि उनके पास क्या है, एबिलिटी है अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, चलो इसको देख लो, जैसे कि नर्वस टिश्यू है। ठीक है, बाहर से कोई स्टिमुलाई आएगा। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू क्या है,
इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो एक न्यूरॉन ने क्या किया, उसको सेंस किया, फिर अपने बगल वाले न्यूरॉन को ये सेंस देगा, ये मैसेज देगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट वाले को देगा। ठीक है, नेक्स्ट सेल को देगा, फिर ये और आगे वाली सेल को देगा। तो यानी कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अपने मैसेज, यानी कि ये जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अपने में से दूसरे को क्या देते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब एक मैसेज किसी के पास आया, उसने दूसरे को फॉरवर्ड किया, ठीक है, आगे बढ़ाया, उसने बाद उस सेकंड वाले ने तीसरे को फॉरवर्ड किया, तीसरे ने चौथे को, और ऐसे करते करते ये जो मैसेज है कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। ठीक है, ब्रेन जा सकता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी, जब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे नाम ले लिया। ठीक है, तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने नर्व टिश्यू या फिर नर्व सेल हैं, ठीक है, वो ऐसे सेल होते हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं वेरी रैपिडली, और इनकी जो स्पीड होती है, जो मैसेज को फॉरवर्ड करने की स्पीड होती है, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो ये हो गया नर्व टिश्यू। ठीक है, इसके बाद द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, नर्वस टिश्यू को के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहला ब्रेन है, जैसे कि अपनी फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली के अंदर मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है, दादी दादा चाची चाचा, बड़े पापा बड़ी मम्मी, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वैसे ही अपना क्या है, नर्वस टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले ब्रेन है। ठीक है, मतलब टिश्यू के अंदर नहीं, इन टिश्यू से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो सबसे पहला ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ये सारी चीज़ें इससे बनी हुई होती हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड द नर्व सेल और न्यूरॉन। ठीक है, आपको सबसे पहले ही बताया है, क्या बताया मैंने, कि ये टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू इज़ द बंच ऑफ सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल का कलेक्शन है। तो इसमें जो एक एक सेल होती है, इस पूरे टिश्यू को हमने नर्वस टिश्यू बोल दिया। ठीक है, ये हमको कहाँ का मिलता है, ब्रेन में मिल सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में मिल सकता है, और कहाँ मिल सकता है, नर्व टिश्यू में मिल सकता है। ठीक है, नर्व्स में मिल सकता है बेसिकली। तो जो इसका एक एक सेल है, इस टिश्यू का एक एक सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, एक सेल को हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, अब किसी को अगर डाउट हो कि व्हाट इज़ ब्रेन, व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड, तो ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, ब्रेन आपको पता है जो हेड में होता है, ठीक है, वो ब्रेन है। ब्रेन से तो सभी मतलब वाकिफ़ है। ठीक है, बहुत लोग किसी किसी को बोल देते तेरे एक भी ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो अभी तक सबको पता होगा कि ब्रेन क्या होता है। इसके बाद समथिंग कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन में से ही कनेक्टेड एक पोनी टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि अपने वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट कॉलम बोल दो, बैकबोन बोल दो, या फिर हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोल दो। ठीक है, इनके अंदर जो अपने को क्या मिलता है, पोनी लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें से बहुत सारी नर्व्स डिराइव करती हैं। ठीक है, और मतलब पूरा नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड भी अपने को मिलती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे होता है, वर्टिब्रेट कॉलम में। पीछे आप अपने बैक में टच करके देख सकते हो, जो सबसे पहले दिखेगा वो क्या होगा, बैकबोन होगी, और उसके अंदर जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इसके बाहर में क्या है, ये ऐसे वर्टिब्रेट कॉलम्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड द नर्व सेल और न्यूरॉन। ठीक है, इस टिश्यू में जो एक एक सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, फ्रॉम विच लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट एराइज। ठीक है, तो जो न्यूरॉन जो अपना क्या है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, न्यूरॉन में अगर हम अब एक सेल की बात करें, ठीक है, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल है उसका नाम न्यूरॉन है, अब हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन में हमको क्या क्या मिलता है, सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी अपन डायग्राम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा व्हाट इज सेल बॉडी। ठीक है, न्यूक्लियस तो जानते ही हो। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता ही है। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी नेक्स्ट अभी इसके पहले वाला जो चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, न्यूक्लियस बताया था, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और सेल बॉडी जो है इसको अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे डायग्राम। ठीक है, फ्रॉम विच द लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट एराइज। ठीक है, और उसमें ये जो सेल बॉडी है उसमें क्या क्या मिला अपने को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म।
और इस सेल बॉडी में से हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज करते हैं, मतलब निकलते हैं, ठीक है। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, डेंड्राइट का नाम आगे आएगा। यूजुअली ईच न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट कॉल्ड द डेंड्राइट, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले ये अपना सेल है, ठीक है। ये अपने सबसे पहले समझ लो ये सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर अपने को न्यूक्लियस मिल जाएगा। न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस दिख रही है, ठीक है, ये जो स्पेस दिख रही है इसमें फ्लूइड कंटेंट होता है। उस फ्लूइड कंटेंट को हम साइटोप्लाज्म बोल दिए, ठीक है। ये अंदर पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये सेल बॉडी है, ये अपन सेल बॉडी की बात पढ़ रहे हैं। सेल बॉडी में क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज करते हैं, ठीक है। अब जो अपर साइड में, ऊपर की साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और फिर इन स्ट्रक्चर की और ज़्यादा ब्रांचिंग होती है और ब्रांच निकलते हैं इनमें से, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। उनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। और नीचे में एक बड़ा सा लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा गंदा सा डायग्राम बनाया है, पर अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में और प्यारा सा डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन समझ में आया, जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। प्रोसेस होती है, प्रोसेस मतलब उसमें से निकली हुई चीज़, ठीक है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने एक्सॉन बोला। ऊपर के साइड में कुछ छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। तो डेंड्राइट और एक्सॉन और एक क्या होता है, सेल बॉडी, ये पार्ट्स हो गए किसके, न्यूरॉन के। न्यूरॉन के 3 पार्ट क्या क्या, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो क्या बोला है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम विच, अभी जो सेल बॉडी है उनमें से क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज करेंगे, ठीक है। और यूजुअली ईच न्यूरॉन है सिंगल लॉन्ग, ठीक है। एक जो लॉन्ग लंबा सा जो नीचे के साइड अभी बना के दिखाया था, ठीक है, लंबा सा जो नीचे के साइड अपने को स्ट्रक्चर दिखा था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच, ठीक है। और छोटे छोटे जो ऊपर की ओर बनाए थे ना, और उनकी भी फर्दर ब्रांचिंग करके, ठीक है, जो स्ट्रक्चर होता है, उस जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। तो डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, ठीक है। अगर एक हम नर्व सेल की बात करें, ठीक है, देखो हर किसी के बॉडी में नर्व सेल की जो लेंथ है चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन की बात कर सकते हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी बात कर सकते हैं। तो अगर हम देखें सबको मिला करके, तो लगभग जो नर्व सेल है वो कितना, 1 मीटर के बराबर तक हो सकता है। मतलब इतनी लंबी सेल भी होती है और बहुत छोटी छोटी सेल भी होती है, मतलब माइक्रॉन्स के लेवल की भी सेल होती है। माइक्रॉन्स मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इतनी छोटी छोटी भी नर्व का साइज़ हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो 1 मीटर तक की हो, ठीक है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप अ नर्व, ठीक है। बहुत सारे नर्व फाइबर मतलब बहुत सारे नर्व के सेल्स एक साथ मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक न्यूरॉन को हमने बोला सेल नंबर 1, फिर ये कनेक्टेड होगा दूसरे सेल नंबर 2, ठीक है। ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, फिर इसी तरह सेल नंबर 3 तीसरा न्यूरॉन, ठीक है। तो ये और भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 7 है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या है कि ये जो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब एक कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं, ठीक है। तो नर्व समझ में आए, ये किससे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के बीच में, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कनेक्ट करता है 2 सेल को, ठीक है, सेल या फिर बॉडी के पार्ट्स को जो कनेक्ट करता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एक सेल दूसरे, जो एक नर्व फाइबर है दूसरे नर्व फाइबर से कनेक्ट करके कनेक्टिव थ्रू से, ठीक है, क्या बनाता है, नर्व बना देता है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ये जो छोटा सा प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है, नर्व का है, ठीक है, यानी कि एक न्यूरॉन का है, ठीक है, यानी कि एक सेल, सिंगल सेल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन का डायग्राम है, ठीक है। अब हमने न्यूरॉन में क्या चीज़ें पढ़ी थी, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल बॉडी, ठीक है, उसके बाद होता है समथिंग कॉल्ड डेंड्राइट एंड देन एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन के बाद एक और चीज़ होती है सबसे नीचे में, जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। नर्व के एंड को नर्व एंडिंग बोल देंगे, ठीक है, सिंपल। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे अब हम ये सुंदर वाला डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है।
पहले गंदे वाले में देखा था, अब अच्छे में देख लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर का स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी समझ में आ गया। उसमें ये न्यूक्लियस सेंटरली प्लेस्ड है, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है अपना। उसके साइड साइड में ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, पूरा येलो कलर का ये जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स अपने को एम्बेडेड मिल जाते हैं, ठीक है। उन सेल ऑर्गन के बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में नहीं है अभी, ठीक है, हायर क्लास में पढ़ लोगे। उसके बाद देखो ये सेल बॉडी में से दो टाइप के फाइबर, एक जो लॉन्ग फाइबर निकला है, ठीक है, एक जो लॉन्ग प्रोसेस है नीचे की ओर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। सो दिस इज एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन समझ में आया, जो लंबा सा ये है, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हमने एक्सॉन बोला। और ये जो ऊपर में ब्रांचिंग है, ठीक है, ये कुछ पेड़ के जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ठीक है, तो डेंड्राइट पता लगा क्या है डेंड्राइट, ये ऊपर वाली चीज़, ठीक है, नीचे वाली चीज़ एक्सॉन है, और बीच वाली चीज़ क्या है, सेल बॉडी, ठीक है। इसके बाद हाँ तीसरी और चौथी मैंने बताई थी, ये नीचे नीचे में क्या है, इनको नर्व एंडिंग बोलते हैं, तो ये नर्व एंडिंग है। तो ये पूरा हो गया एक सेल का डायग्राम, ठीक है, ये एक सेल है, देखो लंबी सी दिख रही है ना, लॉन्ग, तो इसीलिए क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी भी इसको बोलते हैं। अब इसका डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करके सीख लेना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, तो इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द सिग्नल दैट पास along द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व एम्पल, ठीक है। तो एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, कि ये जो डेंड्राइट आपको दिख रहा है, डेंड्राइट ऊपर में, ठीक है, पेड़ के जैसा जो दिख रहा है, इसमें क्या होता है, स्टिमुलाई जेनरेट, जो भी स्टिमुलाई यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज है, ठीक है, वो इसके थ्रू सेंस किया जाता है, ठीक है, डेंड्राइट उसको सेंस करता है, उसके बाद सेल बॉडी में भेजता है, सेल बॉडी के बाद नीचे नीचे आता है, कहाँ पे, एक्सॉन में आता है, एक्सॉन के बाद कहाँ, नर्व एंडिंग में आता है, और नर्व एंडिंग के बाद इसी टाइप का दूसरा सेल जो सेल नंबर 2 है, ठीक है, जो इससे कनेक्टेड है, उसमें पास हो जाता है, ठीक है। तो जो सिग्नल है जो हमने सेंस किया है, ठीक है, द सिग्नल दैट पास अलॉन्ग द नर्व फाइबर, ठीक है, ये जो हमने सेंस किया, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, फिर उसके बाद नर्व एंडिंग में, ठीक है, ये पूरे सिग्नल किसके फॉर्म में ट्रेवल करते, इस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, नर्व एम्पल बोलते हैं, ठीक है, नर्व एम्पल, ठीक है। तो ये जो सिग्नल अपने न्यूरॉन में चल रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व एम्पल बोलते हैं, ठीक है। नर्व एम्पल अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू, ठीक है। क्या होता है, जो देखो जैसे कि आपने क्या गरम फ्लेम के नीचे आपने हाथ रखा, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी अचानक अपने आप, ठीक है, तुमको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप तुम्हारा हाथ हट जाता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए कैसा है, डेंजरस है, ठीक है। तो ये जो नर्व एम्पल है, क्यों ये ऐसा क्यों हुआ कि हमारा हाथ अपने आप हट गया, क्योंकि डेंड्राइट ने सेंस किया, ठीक है, जो गर्म अपने को लगा, हॉट को जो हॉटनेस है उसको उसने क्या किया, सेंस किया, उसके बाद सेल बॉडी में गया, फिर एक्सॉन में, नर्व एंडिंग में, फिर ऐसे सेल नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, ठीक है, ऐसे करते करते ब्रेन तक गया, ठीक है। ब्रेन को पता चला कि कुछ गर्म लग रहा है, तो ब्रेन डिसीजन लेगा, कौन सा डिसीजन लेगा कि हमको वहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नर्व इम्पल का मूवमेंट है, ठीक है, नर्व इम्पल का मूवमेंट फाइनली क्या करता है, हमारे मसल को ऑर्डर देता है कि मसल हमारे हाथ में है, ठीक है, हमारे हाथ के मसल को फाइनली ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन से कनेक्टेड जो नर्व फाइबर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया कि तुम हटा लो हाथ, ठीक है, मूव करो, अपना हाथ हटा लो, ताकि हम गर्म से बच जाएं, ठीक है, जलने से बच जाएं। तो यही बात लिखी है इसमें कि नर्व इम्पल अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू, ठीक है। नर्व इम्पल की मदद से जो मैसेज हमारे नर्व से गया, ब्रेन में गया, फिर ब्रेन से वापस लौट के अपनी मसल में आया, ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है, हम अपने मसल को मूव कर पाते हैं जब हम चाहते हैं, ठीक है। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल, ठीक है। फंडामेंटल मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि नर्व थी, उसने इम्पल को पहचाना, ठीक है, स्टिमुलाई को समझा, उसके बाद ब्रेन में लेके गया, फिर ब्रेन से वापस नर्व के थ्रू क्या उसका ऑर्डर आया, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आया और मसल को दिया, और मसल ने क्या किया, मूव किया। तो इस नर्व का और उस मसल का दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जैसे कि समझो कि अगर ये नर्व नहीं होते, ठीक है, ब्रेन नहीं होता, मसल नहीं होता, तो क्या तुम्हारी बॉडी कोई रिस्पॉन्ड कर पाती किसी स्टिमुलाई में? बिल्कुल नहीं। जब भी तुम फ्लेम के नीचे रखते हाथ तो तुम्हारा हाथ अपने आप पूरा जल के राख हो जाता, कुछ पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत फंडामेंटल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इनका वर्क। किसका किसका फंक्शन? वर्क बोल दो, फंक्शन बोल दो, किसका? मसल का एंड देन न्यूरॉन, ठीक है। ये दोनों का फंक्शन बहुत फंडामेंटल है, ठीक है, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल टू मूव रैपिड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। और इनके जो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है, इसकी मदद से क्या होता है, हम बहुत रैपिडली मूव कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी स्टिमुलाई के लिए, ठीक है, क्योंकि इनमें जो मैसेज का ट्रांसफ़र है, ट्रांसमिशन है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत फास्ट। अच्छा, तुमको पता लग पाता है कि कब तुमने हाथ रखा, कब तुमने हटा लिया, ठीक है। तुम हटा लिए और जब तुमने रखा, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस इतना माइन्यूट होता है कि तुम पहचान भी नहीं पाते, ठीक है। मतलब इनका वर्क इतना फास्ट है, ठीक है, इससे हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर तक समझ में आ गया। इसके बाद अभी तक ने हमने इस चैप्टर का सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए, ठीक है। हमने पहले में प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद हमने एनिमल टिश्यू के डिफरेंट टाइप पढ़ लिए। तो वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स, हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको होमवर्क में कुछ 4 प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको आपको होमवर्क के रूप में करना है और सबमिट करना है, ठीक है। होमवर्क सभी लोग ऑनेस्टली करेंगे और उसका PDF बना के सबमिट भी करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के ही क्वेश्चन है, तो बुक से रेफ़र कर लो, या फिर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से लिखना है अपनी कॉपी में और सबमिट करना है, ठीक है। बिना होमवर्क किए नेक्स्ट क्लास कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपको होमवर्क आप नहीं कर पाए टाइम से, तो पहले होमवर्क करो जब भी टाइम मिले, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि पहले का समझना इंपॉर्टेंट है देन कि हम आगे का समझें, ठीक है। तो नाउ वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी इन योर ग्रुप्स और पर्सनली मी, ठीक है, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।